गिरता रुपया इन दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार दोनों का सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इतनी बड़ी कि अब आरबीआई को ना तो महंगाई दर की फिक्र है और ना इकोनॉमिक ग्रोथ की। एक के बाद एक आरबीआई ऐसे कई कदम उठा रहा है जिससे रुपए को डॉलर के मुकाबले थोड़ी ताकत मिल सके। ताजा कदम के तौर पर रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए रोजाना सीआरआर बैलेंस के मिनिमम लिमिट 99% कर दी है, जबकि इसके पहले ये 15 दिनों के लिए 70% थी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बैंकों को लिक्विडिटी कम हो जाएगी। यही नहीं, बैंकों को अब सस्ते रेपो रेट पर उनके कुल डिपॉजिट के 0.5% से ज्यादा कर्ज नहीं मिलेगा। इसके पहले आरबीआई ने बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट में स्पेकुलेशन रोकने के लिए भी कई कदम उठाए थे। इनके असर से रुपए में गिरावट थमेगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ब्याज दरों का बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरबीआई के ये कदम सही दिशा में हैं और क्या ऐसे वक्त पर जब इकोनॉमिक ग्रोथ 5% के आसपास हो रही है, एक बार फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी आर्थिक सेहत के लिए ठीक हो गई। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा और गिरते रुपए को थामने के लिए आरबीआई के कदम कितने कारगर हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव सीएम वासुदेव, मैक्लाय फाइनेंशियल सर्विसेज के जमाल मैक्लाय और आनंद राठी सिक्योरिटीज के इकोनॉमिस्ट सुजान हाजरा मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिस्टर मैक्लाय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रुपए के लिए जो आरबीआई इतनी सारी फायर फाइटिंग कर रहा है, आपको लगता है कि उससे वाकई कुछ इम्पैक्ट पड़ पाएगा? रुपए की जो गिरावट है वो कुछ थम पाएगी? Actually, the truth is the rupee has stopped falling, but then the fact is, जब रुपया गिर रहा था, the reason for that was largely because the dollar was strengthening. Today, dollar is not strengthening and rupee is not weakening. But of course, RBI has tightened liquidity so much that the market is sort of in a straitjacket. It can't really move one way or another. To my mind, I think it's overkill. मेरे ख्याल से I don't think the rupee is the problem. I think the problem is the mismanagement of the economy. Now I understand if you have 103 degrees temperature, you need to take some crocin, but it is of no use if you are not fixing the underlying. If they are not able to fix the underlying, which is the basic mismanagement, as I said, the next time the whenever RBI opens the gates, rupee will weaken, or if the global markets, again the dollar gets strong, rupee will weaken and the volatility will be very high. It's a very difficult situation for RBI. I guess they're doing what they can do, but I'm not sure how effective it will be. Not sure how effective that will be. लेकिन मिस्टर वासुदेव, जिस तरह की कदम आरबीआई ने उठाए हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो सही दिशा में हैं? देखिए, मेरे विचार में तो जो एक्सचेंज रेट की जो वॉलेटिलिटी है, रुपए की गिरावट है, ये एक केवल सिम्टम है। कोई अंडरलाइंग जो मेन प्रॉब्लम है वो ये नहीं है। ये तो क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हाई है, आपका ग्रोथ रेट इतना लो हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट बिल्कुल फ्लैट हो गया है, तो ये जो 2-3-4 साल की जो मिसमैनेजमेंट रही है उसी का ये असर अब पहुंचा है। ये नहीं कि एक ही दिन में सारी समस्याएं सामने आ गई हों। तो जब तक अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स के ऊपर तवज्जो ना दी जाएगी और केवल जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही की जाएगी, तो मैं समझता हूँ उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। कुछ हद तक इसका उल्टा असर भी हो सकता है कि अब अगर लिक्विडिटी आप टाइटन करेंगे, एक्सचेंज रेट्स बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ेगी, वैसे ही इन्वेस्टर का क्लाइमेट इतना खराब है, बिजनेस क्लाइमेट खराब है, और जो ग्रोथ थोड़ा बहुत बढ़ सकता था उसको भी आप डी ग्रोथ की दिशा में ले जाएंगे, तो ये मेरे हिसाब से बहुत कारगर कदम नहीं साबित हो सकते हैं। क्योंकि जो एक्सचेंज रेट बढ़ने की जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं उसको आप इस तरीके से नहीं थमा सकते हैं। वो तो आप 1 महीना 2 महीना इस तरीके से रोकेंगे, बट फिर जो बेसिक अंडरलाइंग इकोनॉमिक फोर्सेज हैं वो तो सरफेस पे आएंगे ही आएंगे, तो फिर रुपये फिर गिरना शुरू हो जाएगा। तो रुपया गिरना एक, मैं समझता हूँ, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो बुनियादी समस्या इस समय है, उस सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म के माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए, इंपोर्ट्स टाइटन होने चाहिए, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का गैप मिस्टर वासुदेव, जिस तरह से रुपया गिरा है, एक्चुअली उससे
कहते हैं कि ओपन एक्सचेंज में करंट अकाउंट डेफिसिट खुद ही मैनेज हो जाता है, जो बात आप भी कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स यहां पर बढ़ जाने चाहिए क्योंकि रुपया कमजोर हो गया है, और इंपोर्ट कम हो जाने चाहिए क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो जा रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है। इस विषय पर हम दोबारा आएंगे, लेकिन इस बीच में मिस्टर हाजरा से समझना चाहूंगी। मिस्टर हाजरा, जिस तरह से रेट टाइटनिंग की बात अब शुरू हो चुकी है, कितना असर आपको लगता है वो इंडिया की ग्रोथ रेट पर पड़ सकता है उसका? So far as policy tightening is concerned, मुझे नहीं लगता है यहाँ से RBI पॉलिसी टाइटनिंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेपो रिवर्स रेपो। RBI मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट का थ्रू जो टाइटनिंग करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। RBI अभी जो फोकस कर रहा है वो मोर ऑन लिक्विडिटी, बिकॉज RBI का जो लग रहा है कि लिक्विडिटी ओवरहैंग से यहाँ पे स्पेकुलेशन हो रहा है एंड उसका वजह से रूपी वीकन हो रहा है। सो RBI का फोकस होगा लिक्विडिटी का ऊपर। मुझे नहीं लगता RBI यहाँ से आइदर रेपो और रिवर्स रेपो का इंक्रीज करेंगे। मुझे ये भी नहीं लगता RBI CRR को भी इंक्रीज करने का एटलीस्ट इन द फोर्थकमिंग पॉलिसी में इंक्रीज करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बट RBI लिक्विडिटी रूट से काम करने का कोशिश कर रहा है rather than hiking rate outright। लेकिन आपको लगता है ये स्मॉल स्टेप्स जो लिए हैं आरबीआई ने, जहां पे वो लिक्विडिटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो काफी है रुपए को संभालने के लिए? नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं रियली आई एम नॉट श्योर कि जो लिक्विडिटी ओवरहैंग का वजह से रूपी का ऊपर स्पेकुलेशन हो रहा है और उसका वजह से रूपी गिर रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे एक ग्लोबल फिनोमेना है जो डॉलर स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। ये ब्राजीलियन करेंसी का अगेंस्ट हो रहा है, ये साउथ अफ्रीका करेंसी का अगेंस्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अगेंस्ट हो रहा है। तो इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना एंड एज जमाल वाज मेंशनिंग, इंडिया में स्ट्रक्चरल जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो स्ट्रक्चरल हो गया है, जो आपका कोल का इंपोर्ट $1 बिलियन था 2006 में, अभी वो 17 बिलियन हो गया। आपका गोल्ड का इंपोर्ट जो 10 बिलियन था वो 60 बिलियन हो गया। फर्टिलाइजर इंपोर्ट, इवन नेट ऑयल इंपोर्ट जो जैसे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे पॉलिसी मिसमैनेजमेंट का एक एंगल तो है ही, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट को स्ट्रक्चरल कर दिया है। और करंट अकाउंट डेफिसिट को फंडिंग करने के लिए आप कैपिटल अकाउंट सरप्लस कर रहे हैं जो कि साइक्लिकल है। तो ग्लोबल लिक्विडिटी ओवरहैंग जब कम हो जाएगा तब रूपी प्रेशर का अंडर तो आएगा, या जो हो रहा है यहाँ पे। इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा है। डेफिनेटली एक ग्लोबल फिनोमेना है ये कि बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज भी वीक हो रही हैं क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन इसके रिपरकशंस तो काफी लोकल हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक बड़ा कल्प्रिट जो माना जा रहा है वो गोल्ड को माना जा रहा है। मिस्टर वासुदेव, आपसे समझना चाहूंगी, गोल्ड का जो हम यहाँ पे जो खरीदारी कर रहे थे वो काफी कम हो गई है। जून के जो आंकड़े हैं, हालांकि जून के आंकड़ों पर विश्वास ज्यादा नहीं किया जा सकता क्योंकि जून वैसे भी काफी स्लैक मंथ होता है गोल्ड इंपोर्ट्स के लिए, लेकिन अब गोल्ड अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ भी जाए तब भी करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज करना कितनी बड़ी मुसीबत है सरकार के लिए? जो गोल्ड की थोड़ी बहुत खपत कम हुई है सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के वजह से, मगर ये सोचने वाली बात है कि गोल्ड की डिमांड क्यों होती है, क्योंकि आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने वीक हैं। हर तरफ एक्सचेंज रेट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है। तो गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं टू हेज अगेंस्ट ऑल दिस रिस्क। तो वो अंडरलाइंग जो दबाव है गोल्ड के ऊपर वो तो बना रहेगा। अब कुछ हद तक जाहिर है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आपने लिए हैं जिससे गोल्ड की खपत कम हुई है, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट में भी जो बढ़ोतरी थी वो काबू में लाई गई है, और जो सरकार ने कदम उठाए हैं इस दिशा में, मैं समझता हूँ अपनी जगह वो सही हैं। मगर जो बुनियादी करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए आपको ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना है, उसके लिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के अलावा और कोई जरिया नहीं है। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, आपको रॉ मटेरियल, मिनरल्स, एनर्जी, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ, जिसकी वजह से 91 से आपको 8-9% तक ग्रोथ रेट मिला। अब सडनली हमारे पॉलिटिकल माहौल में प्राइवेट सेक्टर इज नॉट गेटिंग सच ए गुड नेम, और थोड़ा सा सोशलिस्ट माइंडसेट सा फिर से बनना शुरू हो गया है, जिससे इन्वेस्टमेंट का माहौल बिल्कुल बिगड़ गया है, बिजनेस क्लाइमेट बहुत खराब हो गई है। तो जब तक ये अंडरलाइंग फैक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को नहीं बढ़ाएंगे, और वो प्राइवेट सेक्टर लेड की ग्रोथ ही हो सकती है, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक तो
इम्प्रूवमेंट करने ही हैं, आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में करना है, आपको एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज करना है, इंटरेस्ट रेट्स आपको कम करने हैं, मगर साथ साथ जो पॉलिटिकल माहौल है, जो पॉलिटिकल रिस्क है, जो रेगुलेटरी रिस्क है, जो पब्लिक पॉलिसी रिस्क है, ये सारे रिस्क तो इन्वेस्टर देखता है ना, वो इतने बढ़ गए हैं कि आज की डेट में कि प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ, जिससे हमें इतनी ज्यादा मदद मिली 91 के बाद, 9% 10% तक ग्रोथ बढ़ गई, तो अब प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ कहाँ गई? जो प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा कहा था कि टू अनलेश द एनिमल स्पिरिट्स, उसका क्या मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को इजाफा करेंगे, मगर वो तो उल्टा असर हो रहा है आज के माहौल में जो बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल जब उल्टा तक असर हो रहा है, प्रॉब्लम्स फंडामेंटल प्रॉब्लम्स गवर्नेंस और पॉलिसी नहीं से करेक्ट होंगे, ये सिम्टोमेटिक सॉल्यूशंस हैं जो आरबीआई इज रेगुलेटर हैज टू डू, और जो कर सकता है, जो उसकी ताकत में चीजें हैं वो कर रहा है, मगर मैं नहीं समझता हूँ जो वो कर रहा है उससे कोई बुनियादी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलने वाला है। पीस मील पर यहाँ पर काम हो रहा है, जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जो बाकी पॉलिसी में के लेवल पर जो चेंजेस हैं वो नहीं दिख रहे हैं। क्या किया जा सकता है? क्या आरबीआई और कदम उठा सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या गिरते रुपए को थामने के लिए आरबीआई के कदम जायज हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव सीएम वासुदेव, मैक्लाय फाइनेंशियल सर्विसेज के जमाल मैक्लाय और आनंद राठी सिक्योरिटीज के इकोनॉमिस्ट सुजान हाजरा। मिस्टर मैक्लाय, मैं आपसे वापस से बातचीत शुरू करना चाहूंगी। रुपया, आपने कहा कि जैसे ही अभी फिलहाल डॉलर नहीं गिर रहा और डॉलर नहीं बढ़ रहा और इस वजह से रुपया कुछ थमा हुआ है, लेकिन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप रुपए का क्या लेवल देख रहे हैं? आप काफी ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं करेंसी मार्केट में, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप रुपए के हिसाब से, और क्या कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो इसके लिए आपकी आंखें खुली हैं? You know, it is impossible to forecast a market, any market, particularly now when it's crazy. So I'm not going to tell you where I think it will go. लेकिन मेरे ख्याल से what you were speaking about before the break, I think those are very important issues. I think gold is a very important issue. I don't believe gold coming into India has fallen. No, I think with raising of import duties, gold smuggling has increased. So, and in point of fact, if gold comes down, remittances also come down, so it does not really affect the current account deficit. So all the administrative activity around gold, to my mind, has not only been foolish, but really counterproductive. It is like reawakening smuggling. Gold is an asset that we own, that we should use. We should have programs to try to bring gold that people are holding into the system. There are many ideas, many plans. I don't know why they're not being implemented. Ultimately, as Mr. Vasudeva said, as all of us are saying, we're all saying the same thing, that the problem has nothing to do with the rupee. It has nothing to do with the current account deficit. It has to do with the fact that the government, for the last few years, in fact, for I would say decades, has mismanaged the economy. I think the only solution is political. It is up to us as citizens to actually support organizations like Association of Democratic Reforms that is trying to ensure that criminal people do not get into politics. I mean, those are the solutions. We can't really do anything. The market will do its own thing. RBI is doing the best it can to try to control it in a very bad environment. But till we get governance, we are going to have problems. गवर्नेंस का बहुत जरूरी है और पॉलिटिकल मोटिवेशन काफी जरूरी है, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि सरकार ने क्या किया है, तो पिछले कुछ दिनों में सरकार ने एफडीआई के लिमिट्स तो बढ़ाई हैं। मिस्टर वासुदेव, आपको क्या लगता है सरकार जो कदम उठा रही है वो सही डायरेक्शन में है, और कौन से कदम हैं जो इस वक्त सरकार को लेने चाहिए जिससे कि ग्रोथ को भी बढ़ावा मिले और करंट अकाउंट डेफिसिट भी कुछ कंट्रोल में आए? देखिए, सरकार ने जो कदम उठाए हैं पॉलिसी लेवल पे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशंस हैं, बहुत वेलकम हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर उनका ग्राउंड पे असर नहीं हो रहा है।
आपने रिटेल में एफडीआई रिटेल में कई महीने हो गए निर्णय लिया, एक भी इन्वेस्टर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके और किस्म के पॉलिटिकल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क इतने ज़्यादा हैं कि केवल उन कदमों से, पीसमील एक्शन से इन्वेस्टर सेंटिमेंट इम्प्रूव नहीं हो सकता है। तो एक तो बेसिक बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी, सर्टेनिटी ऑफ रेगुलेशंस, सर्टेनिटी ऑफ टैक्स पॉलिसी, ये सब जब तक नहीं सरकार इसका कॉन्फिडेंस देगी, इन्वेस्टर सेंटिमेंट इम्प्रूव नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी आपका एनर्जी सेक्टर है, कोल सेक्टर इज द ओनली सेक्टर टुडे जहाँ प्राइवेट सेक्टर एंट्री अलाउड नहीं है। क्यों? जब हर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर एंट्री है, कोल सेक्टर जो इतना बेसिक रॉ मटेरियल है फॉर द होल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको आपने मोनोपोली दे रखा है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से उसको हो रहा है, इनएफिशिएंसीज हैं, लोगों को इंपोर्ट इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है। जब आपके पास कोल के इतने भंडार हैं, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट पे तो असर पड़ रहा है, तो पड़ रहा है। क्यों नहीं आप ओपन कर सकते हैं? वाई नॉट अलाउ प्राइवेट मर्चेंट माइनिंग इन कोल सेक्टर? जब हर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर अलाउड है, कोल में क्या बड़ी चीज़ है? इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसको भी और बढ़ावा देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर उसमें भी और आना। सो मेरा बेसिक पॉइंट यही है कि जब तक आप प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ मॉडल को लिप सर्विस देंगे, उसको आगे चलाने के लिए बुनियादी कदम नहीं उठाएंगे, तो आपके जो ग्रोथ एस्पिरेशंस हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं। और जो आपको पास्ट में ग्रोथ मिली है 91 के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो सारी प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ थी। तो अब हम उसको प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ की हालत तो ये देखें कि पॉस्को ने एक बड़ा अपना प्रोजेक्ट बंद किया है, हाल में ही आर्सलर मित्तल ने बंद किया है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। आइकिया अभी तक डिसीजन नहीं ले पाया है कि वो करेगा कि नहीं। वॉलमार्ट पे खबरें आ रही हैं कि वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। जिस तरह की पॉलिसीज सरकार चाहती है इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए वो तैयार नहीं है। बर्कशायर हाथवे ने यहाँ इंडिया से पुल आउट किया है। इतने सारे बड़े अनाउंसमेंट्स बाहर गए हैं जो अनाउंसमेंट होकर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। एक बड़ा जो टसल है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कहती है। इस सब के बीच इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर कर रही है। देखिए, ये तो सारे सिम्टम्स हैं गवर्नेंस डेफिसिट के। और देखिए, इन्वेस्टर के लिए आप पॉलिसी बना दें, आप एफडीआई कैप्स को रिलैक्स कर दें, ये सब चीज़ें कर दें, ये तो खैर असेंशियल चीज़ें हैं उसके बगैर। मगर केवल उतना ही करके अगर आप रुक जाएं और इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस कोई एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे, तो उसमें उसको तो पैसा लगाना है। अगर उसको अनसर्टेनिटी है, उसको पब्लिक पॉलिसी रिस्क दिख रहा है, उसको रेगुलेटरी रिस्क दिख रहा है, उसको टैक्सेशन रिस्क दिख रहा है, तो जब तक उसमें उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, वो इन्वेस्टर क्यों आएगा यहाँ? सो केवल एफडीआई कैप्स को रिलैक्स कर देना या फॉरेन इन्वेस्टर्स को जाके बाहर देशों में मिलना, ये काफी नहीं है। उसको तो ठोक बजा के डिसीजन लेने पड़ते हैं ना। तो ये सब चीजें जब तक वो रिस्क एवेल्युएट करेगा, और रिस्क उसके लिए अगर ठीक बैठेगा तो इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो जाहिर है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सही नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। क्या आरबीआई और कदम उठा सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक अहम जो बात कही जा रही है वो ये कि यूएस का जो यील्ड है वो 2 साल के हाईज पे पहुंच गया है, जिसकी वजह से काफी सारा इंटरेस्ट उस तरफ बना हुआ है। भारतीय इकोनॉमी में यील्ड को मैनेज करना आरबीआई के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कहां देखते हैं आप कि वो इससे आगे जाते हुए दिख रही है? नहीं, देखिए, जो ग्लोबली जो यील्ड जो हार्डन हुआ है यूएस में, उसका एक बड़ा रीजन ये है कि जो क्वांटिटेटिव ईजिंग फेज 3 जो चल रहा है, वहाँ पे यूएस का बॉन्ड परचेज का क्या होगा। एंड ये भी सही है कि यील्ड जो 10 ईयर यूएस में यील्ड बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा ये यील्ड हार्डनिंग हुआ है। बट ड्यूरिंग द सेम पीरियड इंडिया में एक्चुअली यील्ड सॉफ्टनिंग हुआ है, जहाँ पे यूएस में ऑलमोस्ट 100 बिप्स यील्ड हार्डनिंग हुआ है। ड्यूरिंग सेम पीरियड इंडिया में ऑलमोस्ट 70 से 80 बिप्स यील्ड सॉफ्टनिंग हुआ था। तो इसका बाद जो आरबीआई का जो पॉलिसी हुआ है पिछले मंडे से, वो पॉलिसी का इम्पैक्ट से अगेन यील्ड ऑलमोस्ट जो पिछले 6-7 महीने में जो सॉफ्टनिंग हुआ था वो लेवल से वापस आ गया है।
बट मुझे जो लगता है कि मुझे आरबीआई का जो पॉलिसी मेजर्स जो है, आरबीआई सिमिलर पॉलिसी मेजर्स 1997-98 में भी लिया था, एंड विदिन से अबाउट 2.5 months आरबीआई वो पॉलिसी को रिवर्स भी कर दिया था। तो मुझे इस बार भी लगता है कि ये पॉलिसीज जो आरबीआई कर रहा है ये प्योरली टेम्पोररी है। Within a span of within a 2 months period, we see RBI reversing the policy and RBI फिर से जो मॉनिटरी सॉफ्टनिंग का जो स्टांस था जो हम लोग 2012 से जो देख रहे हैं उस स्टांस में फिर से वापस आ जाएगा। मिस्टर वासुदेव, एक सवाल आपसे ये जो सिचुएशन है जिसकी बात आप काफी डेप्थ में कर रहे हैं कि पॉलिटिकल एक थमा हुआ है सिनारियो, आपको लगता है क्या ये अगले इलेक्शन तक जो 2014 में होने हैं तब तक ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी? संभावना तो यही लग रही है, क्योंकि अभी तो पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ ज्यादा तवज्जो सरकार की जाएगी। अभी तो आपने चर्चा इस प्रोग्राम में की नहीं है, जो फूड सिक्योरिटी बिल अगर वास्तव में लागू किया गया तो उसका जो इकोनॉमी पे क्या असर होगा, वो एक अपनी अलग, मैं समझता हूँ, डिस्कशन का विषय है। तो इस किस्म के और भी अगर कुछ पॉपुलिस्ट डिसीजंस लिए गए तो जो आप चर्चा कर रहे हैं उसकी संभावना तो बढ़ेगी ना आगे जाके। तो इलेक्शन ईयर में इस किस्म के एक्सपेक्ट करना कि बेसिक इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे जो बहुत पॉपुलिस्ट ना हो, और उसकी संभावना तो बहुत कम है। ज़्यादा संभावना यही है कि थोड़ा लोक लुभावने डिसीजंस और लिए जाएंगे, पॉपुलिस्ट मेजर्स और लिए जाएंगे, तो उससे तो सिचुएशन काफी ब्लीक दिखाई दे रही है अगले एक साल के लिए। लेकिन मिस्टर वासुदेव, एक सवाल आपसे ये कि आपके दिमाग में ऐसी कौन से कदम हैं जो आरबीआई या सरकार जल्द ही उठा सकती है जिसकी वजह से कुछ सिचुएशन बेटर हो, रुपए के टर्म्स पे और ग्रोथ के टर्म्स पे भी? देखिए, 2-3 चीजें तो कई दिन से सामने हैं। एक, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट इंप्रूव करने के लिए अभी लैंड एक्विजिशन बिल कुछ नहीं पास हो रहा है। अब लैंड इज़ ए वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। दूसरा, एनर्जी सेक्टर इतना ख़राब है, कोल सेक्टर रिफॉर्म मैं समझता हूँ क्राइंग नीड ऑफ द डे है। जितना जल्दी, अभी प्लानिंग कमीशन डिप्टी चेयरमैन कई दफ़ा कह चुके हैं कि कोल सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जाए, मगर पॉलिटिकल उसमें शायद नहीं आ पा रही है रजामंदी। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस क्लाइमेट कैसे इम्प्रूव की जाए, इस पर सरकार को तवज्जो देने के। लेबर लॉज के ऊपर कई कमिटीज बनी, कुछ हुआ तो आपकी लेबर मार्केट रिजिडिटीज हैं, लैंड मार्केट रिजिडिटीज हैं, और एनर्जी डेफिसिट चला रहा है ऑन टॉप ऑफ गवर्नेंस डेफिसिट। तो ये 2-3 मैं समझता हूँ बुनियादी विषय हैं जिस पे अगर सरकार कुछ निर्णय ले तो कुछ दिशा भी तो सामने आएगी उससे। जी, आप सबसे ही इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। राह बहुत मुश्किल है, लेकिन अगला एक साल काफ़ी कुछ डिसाइड कर सकता है। इंडिया की ग्रोथ, इंडिया में किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और कैसे सरकार मैनेज कर पाएगी इस रुपए के साथ साथ ग्रोथ के जो एक भंवर में फंसी हुई है सरकार। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अगले कुछ दिन हो सकते हैं जहां पर सिर्फ आरबीआई के सर पे ये दारोमदार नहीं है कि वो रुपए के लिए फाइट करे, बल्कि सरकार को भी कदम उठाने होंगे जिससे इकोनॉमी को एक पुश मिल सके। क्योंकि अगर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तभी डॉलर भारत में आएगा और तभी रुपए को कुछ सहारा मिल सकता है। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। फिलहाल के लिए इतना ही।